तो आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, नहीं अपवर्तन, क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है। इसका अपवर्तन, ठीक। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम जानेंगे ना कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक। और उसके बाद जानेंगे इसका फॉर्मूले के बारे में। इसका एक फॉर्मूला है, उसको उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक। उसको आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा। और आप जब 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार, तो आपको भी एकदम याद हो जाएगा, ठीक। आप दूसरे किसी को समझाने लगेंगे, ऐसे मैं बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रिज्म आखिर होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म आखिर क्या होता है। तो प्रिज्म एक ऐसा कांच है जिसमें 2 त्रिभुज तथा 3 समतल पृष्ठ होते हैं। जिसके 3 समतल पृष्ठ तथा 2 त्रिभुज होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं, ठीक। और इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब इसके बाद प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो देखो, प्रिज्म किस आकार का होता है। प्रिज्म एक इस तरह होता है, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे आपको समझ आए। तो प्रिज्म किसी इस प्रकार का होता है, ठीक। अगर इस पर बनाओ तो ये 3D मॉडल होता है प्रिज्म। तो इस पर इस प्रकार दिखाई देगा। तो मान लेते हैं यहाँ से इस पर आप प्रवर्तन देखते हैं कि इस पर प्रवर्तन किस प्रकार होता है, अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ से एक मान लेते हैं किरण आती है, यहाँ से एक किरण आती है। दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक किरण को भेजते हैं, ठीक। यहाँ से मैंने एक किरण को भेजा। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी आपतित किरण। मतलब आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो इसको लिख देंगे आपतित किरण, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ से आएगा, ये वायु से आएगा, ठीक। तो ये कौन सा माध्यम होगा, वायु अगर है, ये अगर वायु है तो वायु कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। तो ये हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक। ये क्लियर। और कांच कौन सा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक। तो इसके माध्यम में परिवर्तन भी होगा, सघन। ब्रैकेट में कांच लिख देते हैं, ठीक। और ये भी इधर आएगा, तो ये भी हो जाएगा वायु, और इधर हो जाएगा विरल माध्यम। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद परावर्तन देखते हैं। अब देखो, यहाँ से जब हम प्रकाश का परावर्तन करेंगे तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर तो अभिलंब हमने भेज दिया है, आपतित किरण भेज दिया, लेकिन हमें इसके लिए एक अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो अभिलंब हम क्या करेंगे, इसके प्रवर्तक पृष्ठ के समक्ष बनाएंगे ना, ठीक। तो हम यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक। यहाँ से एक अभिलंब खींच लिया, ठीक। तो ये हो गया अभिलंब, ठीक। अब इसके बाद अगर ये किरण विचलित ना होती, ये किरण अपवर्तित होना, इसको अगर ये विचलित ना होती तो ये सीधे यहाँ से चली जाती, ठीक, इधर से चली जाती। लेकिन इसका विचलन होगा, ठीक, क्योंकि इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब के पास आती हैं। तो यहाँ पर ये अभिलंब से दूर है, तो मतलब अगर जाती वास्तव में तो इधर जाती, लेकिन ये अभिलंब के पास है। एक तो अभिलंब यहाँ पर क्या है, ये है अभिलंब। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसके पास आएगा, मतलब ये कुछ ही ऐसे होकर चला जाएगा। इसको थोड़ा अलग पेन से बना देता हूँ जिसको आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। यहाँ से एक किरण जाएगा, तो यहाँ से एक किरण चला गया, ये किरण यहाँ से चला गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, अब इसके भी लिए भी
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से यहाँ पर विरल माध्यम में जाएगा। अब इसके लिए भी अभिलंब की आवश्यकता है, ठीक, इसके लिए भी अभिलंब की आवश्यकता है, ठीक। तो इसका अभिलंब अगर बनाएंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ से अभिलंब बनेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक, ये थोड़ा सीधा रहता है, ठीक, तो ये थोड़ा, ठीक, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया अभिलंब, अभिलंब ये हो गया। अब इसके बाद ये किरणर इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, हटेगा। वास्तव में अगर जाना होता, अगर ये अपवर्तित नहीं होता तो ये क्या होता कि ये यहीं से सीधे चला जाता, लेकिन इसको अपवर्तित तो होना है, तो ये इससे भी दूर आएगा, मतलब इधर होकर जाएगा, ठीक, मतलब कि कहाँ से होकर जाएगा, ये होकर कुछ यहाँ से जाएगा, यहाँ से होकर चला जाएगा। तो इस किरण को हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं इसको? निर्गत किरण। यहाँ पर अगर नाम लिखना चाहूँ, इसका यहाँ पर नाम लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ सही से, पहले इसको ठीक से एकदम लिख देता हूँ। ये हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको यहाँ को यहाँ, ठीक, ये हो गया बी, इसको सी, इसको डी, इसके बाद ई, एफ, जी, ठीक, ये हो गया। इसके बाद और किसी का यहाँ पर एम, इसका रख लेता हूँ, इसको, उसके बाद ठीक। अब यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पर इसका नाम कौन कौन सा, किसका किसका कौन सा नाम होगा, ठीक, इसको लिख लेते हैं ताकि आसानी से हमको समझ आएगा। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, ए बी हो जाएगा आपतित किरण, क्योंकि इसका नाम भी जानना जरूरी है, सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है, ठीक। डीसी हो जाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण। इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसको, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण, बीडी। ये आपको पहले से पता है, फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेगा, ठीक। अपवर्तित किरण, ये हो गया, ठीक, अपवर्तित किरण। अब इसके बाद देखें इसका एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर एक कोण बनता है, एंगल ई जो है, इस कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। एंगल ई को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिज्म कोण, ठीक, ये हो गया प्रिज्म कोण। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसको पीछे मिलाऊँ थोड़ा और इसको पीछे लेकर आऊँ तो ये यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हरे कलर से, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग डेल्टा कहते हैं, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो ये क्या होता है ना, इसको विचलन कोण भी कहा जाता है, इसको विचलन कोण कहा जाता है। देखो ये इसका क्या काम है, जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं तो जितना इसका विचलन कोण होता है उसी कोण पर ये किरण यहाँ पर मुड़ती है, मतलब जितना कोण इसका विचलन, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, जैसे अभी बताता हूँ, सही से बताता हूँ, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहाँ से आने के बाद ये जितना मुड़ेगा, ये विचलन कोण मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही मुड़ेगा। ये हरे वाला दिख रहा होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा, तो यहाँ से आने के बाद ये जितना अधिक मुड़ेगा, ठीक, ये इसका विचलन कोण हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर रख दूँ इसको और यहाँ पर रख दूँ इसको,
तो ये जितना मुड़ेगा यहाँ पर ये तो अभिलंब है, ठीक, ये अभिलंब रहेगा ही, ठीक। तो ये यहाँ पर विचलन बनेगा, ठीक, यहाँ पर ये मुड़ेगा, ठीक। तो यही यहाँ पर विचलन कोण इसे कहते हैं, इसलिए इसे विचलन कोण कहा जाता है, ठीक। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, तो हमने इसके नाम को, सभी नाम को जान लिया। अब एक चीज़ और बाकी है, उसको भी बता देता हूँ, ठीक, जिससे कुछ भी बचेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पे इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। एंगल I इक्वल्स टू आपतन कोण, ठीक। इसके बाद इसका आपतन कोण, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R1, इसको अब यह हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक, अपवर्तन कोण, ठीक। ये कुछ भी याद करने लायक नहीं है, ये आपको पहले से ही पता होगा। ये नहीं कि अब ए बी इक्वल्स टू आपतित किरण इस तरह आप याद करते जाएं। ये तो मैंने अपने तरफ से एक नाम दिया इसको ए बी, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपतित किरण। ये तो आपको पता है कि ये किरण जाने वाले, जो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और क्या। बस यहाँ पर एक चीज़ याद करने वाली है, जो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि इसको अपवर्तित किरण कह देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर निकलने, यहाँ से किरण जा रही है, ठीक, यहाँ पर निर्गत हो रही है, ठीक, इसलिए इसे निर्गत किरण कहते हैं। और यहाँ पर भी हो जाएगा R2, जिसे आपतन कोण कह देंगे, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अपवर्तन कोण, ये हो निर्गत कोण, ये हो जाएगा, जिसे ई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा निर्गत कोण, ठीक। निर्गत कोण, ठीक, ये समझ आ गया। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने जान लिया, इसके नाम को जान लिया, नामकरण, इसके पूरा नाम को जान लिया। अब इसके बाद हम फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, ठीक। अब देखो फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, प्रूफ, फॉर्मूले का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो एक चीज़, अगर हम ट्रायंगल चतुर्भुज EBM और D में देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज चतुर्भुज EBMD में, ठीक। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक। तो मतलब इस कोण का और इस कोण का और इस कोण का योग 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल E प्लस एंगल EBD, एंगल EBD प्लस एंगल BMD, एंगल BMD प्लस EDM, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो कुछ भी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ आएगा। कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप टाइम स्टैम्प लगाकर, मतलब टाइम पर बताकर, उतना सेकेंड मिनट लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में होता है, आप लगाकर ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक। कमेंट में ही बता दूँगा, अगर चाहे तो वीडियो बना दूँगा, ठीक। अब इसके बाद एंगल ई तो हमें पता नहीं है, ठीक, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, एंगल ई को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद एंगल EBD, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल EBD क्या है? एंगल EBD लिख दिया हूँ, EBM होगा, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, EBM होगा, यहाँ पर EBD नहीं हो सकता, EBM यहाँ तक आएगा। तो इस पूरे कोण का मान कितना होगा? इस पूरे कोण का अगर देखूँ, इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभिलंब खींचा है, इस रेखा पर अभिलंब खींचा है, तो अभिलंब खींचा है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पर ये मैं 90 डिग्री लिख दे रहा हूँ। प्लस BMD हमें पता नहीं है, BMD लिख देते हैं इसी तरह, BMD प्लस एंगल EDM, मतलब EDM, ये भी यहाँ पर अभिलंब खींचा गया, ये रेखा जो नीले लाइन से है ये अभिलंब खींचा गया,
तो ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा, मतलब ये भी हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल ई प्लस एंगल बी एम डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। जब इसको प्लस करके 180 हो जाएगा, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो एंगल ई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी एम डी। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल बी एम डी में देखेंगे। बी एम डी इस ट्रायंगल में जो यहाँ पर ब्लैक इस तरह है, इस तरह ये बी एम डी, इसमें अब देखेंगे ट्रायंगल बी एम डी में। तो यहाँ पर इस तरह करके ट्रायंगल बी एम डी में त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा, पहला कोण हो जाएगा डी बी एम, एंगल डी बी एम प्लस एंगल बी एम डी प्लस एंगल बी डी एम। ठीक, 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो डी बी एम मतलब डी बी एम, इस कोण का मान कितना होगा? अगर हमें पता करना हो कि डी बी एम का मान कितना होगा, तो अगर हम एक चीज़ पता करें, यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर एक ब्लू लाइन इस तरह गया है और ये लाइन इस तरह गया है, मतलब यहाँ पर इस तरह कोण बन रहा है शीर्षाभिमुख। यहाँ पर अगर जूम करके इसको दिखाऊं, मान लेते हैं जूम करने पर कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर ये इस तरह बन रहा है, यहाँ पर एंगल आई है, ठीक, और यहाँ पर इस तरह लाइन गया है, यहाँ पर ये लाइन गया है काले रंग का ये लाइन गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एंगल आर दिया है। ठीक, एंगल आर हमें यहाँ पर दिया है। अगर हमें इस एंगल का मान पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक, इस एंगल का मान हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा R1 माइनस, ठीक, अगर हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ये आगे कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, ये मतलब ये इसका यूज आगे होगा, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक, जिससे आप तैयार रहेंगे पहले ही। अगर मुझे इस एंगल का मान पता करना हो और ये एंगल और ये एंगल दिया है, तो मैं कैसे इसका मान पता करूँगा, ये आपको तब तक सोचते रहना है। ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर होता है, यहाँ पर इसको इस तरह बांट दिया गया है। तो हमें इसका मान पता करना है, मुझे इसका मान पता करना है, और ये एंगल दिया है, ये आपको बताना है कि कैसे पता करूँगा। अभी इसका आगे बताऊँगा, तब तक आप सोचते रहिए। अब देखो डी बी एम क्या होगा, डी बी एम R1 दिया है तो इसको मैं R1 लिख दूँगा, प्लस बी एम डी मुझे पता नहीं है तो इसी तरह लिख दूँगा बी एम डी, प्लस बी डी एम क्या दिया है, बी डी एम R2 दिया है, R2 लिख दूँगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल बी एम डी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, और इसको मैं समीकरण 2 बना दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन जब तुलना करेंगे तो ये जो साइड है राइट हैंड साइड और इसमें भी राइट हैंड साइड, ये एक दूसरे के बराबर हैं ये। तो मैं एक चीज़ यह लिख सकता हूँ, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, यहाँ पर लिखूँ, अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एंगल ई जो है
वो हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक, ये हमने एक इक्वेशन पा लिया। इसको मैं समीकरण 3 बना दे रहा हूँ क्योंकि ये भी आगे काम आएगा। ठीक, तो ये हमने एक इक्वेशन यहाँ पर पा लिया, हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। ठीक, इसके बाद एक और चीज़, आपने बहिष्करण प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा। बहिष्करण प्रमेय क्या होता है बता भी देता हूँ एक बार। देखो, बहिष्करण प्रमेय क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कोई एक त्रिभुज है, ठीक, अगर उसके दो कोण यहाँ पर दिए हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर x कोण दिया है, यहाँ पर y कोण दिया है, तो इनका योग इस z के योग के बराबर होगा। मतलब कि x प्लस जो y होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो यही प्रमेय होता है। तो इस प्रमेय का यूज करके एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम कि जो डेल्टा होगा वो जो अभी यहाँ पर बताया था वो इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। मतलब कि इसका मान क्या होगा, अभी मैंने बताया नहीं था, अब बता देता हूँ कि इसका मान क्या होगा। ठीक, इसका नाम दे रहा हूँ एन, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रायंगल लिखना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यहीं पर ट्रायंगल NBD से, NBD से। ठीक, ये हो गया। तो NBD से यहाँ पर तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें से बहिष्करण प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एंगल NBD प्लस एंगल NDB इक्वल्स टू होगा डेल्टा के। ठीक, डेल्टा के बराबर होगा, ये डेल्टा के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस कोण का मान क्या होगा, अभी मैंने बताया नहीं था तो इसका बता देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये और ये एक दूसरे की इक्वल है। ठीक, अगर मुझे इसका मान पता करना है तो मैं क्या करूँगा, I में से R को माइनस कर दूँगा, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दूँगा तो ये कोण अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल I प्लस माइनस एंगल I माइनस एंगल R1। ठीक, प्लस इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है इस तरह। ठीक, यहाँ पर भी इस तरह बन रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, E से माइनस करेंगे R2 को, तो E माइनस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। इसको साइड में यहाँ पर लिखूँ, इसको मैं अगर यहाँ पर लिखूँ या फिर यहाँ पर, ठीक है यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर लिखूँ यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर देखें एक चीज़, L1 एंगल I और जो एंगल E है इसको एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल I प्लस एंगल E। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R2 है, माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R2 इक्वल्स टू डेल्टा दिया है। ठीक, यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक, क्लियर। अब इसको यहाँ पर R1 प्लस R2 क्या था, यहाँ पर मैंने इक्वेशन बताया था, कहाँ गया, यहाँ पर R1 प्लस R2 E के बराबर था, तो मतलब डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस E, कैपिटल E, यहाँ पर स्मॉल E है। ठीक, यहाँ पर कैपिटल E है, डिफरेंस होता है। ठीक, स्मॉल और कैपिटल में बहुत अंतर होता है। ठीक, तो ये हो गया, ये हमने पा लिया, एक फार्मूला ये पाया, तो इसको मैं फार्मूला इक्वेशन 4 बना देता हूँ। ये हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद आगे की एक चीज़ देखते हैं, आगे इसके देखते हैं। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, ठीक, क्योंकि इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो हम आगे देखें तो यहाँ पर मैंने इसको रफ कर दिया। अब एक चीज़ और देखते हैं,
यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर जो न्यूनतम डेल्टा होता है, न्यूनतम डेल्टा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, एक चीज़ न्यूनतम डेल्टा का ग्राफ अगर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनता है। ये कुछ ग्राफ है न्यूनतम डेल्टा का। ठीक, डेल्टा और ये आई। ठीक, तो डेल्टा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक, डेल्टा का अगर ग्राफ बनाएं तो डेल्टा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक, अगर इसका एक चीज़ देखें यहाँ पर, तो इसका जो देखिए यहाँ पर सबसे कम इसका जो डेल्टा है, सबसे कम निचला भाग, ठीक यहाँ पर सबसे कम डेल्टा रहता है। ठीक, तो ये डेल्टा मिनिमम होता है, डेल्टा मिनिमम। ठीक, तो डेल्टा मिनिमम जो होता है, तो ये देखा गया है कि इसमें एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है। एंगल नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आई इक्वल्स टू ई लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ और, R1 जो था, R1 R2 के बराबर देखा गया जिस मिनिमम डेल्टा में। ठीक, केवल मिनिमम डेल्टा में। तो इससे एक चीज़ हमें सामने आता है। ठीक, इससे एक चीज़ निकलता है कि जो मिनिमम डेल्टा का होता है, यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। एक चीज़ पाया, आई इक्वल्स टू ई के बराबर पाया, R1 इक्वल्स टू R2 के बराबर पाया। तो यही चीज़ हमने पा लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें। ठीक, यहाँ पर एंगल ई में देखें, ये कौन सा फार्मूला था, ये था थर्ड फार्मूला है और ये था फोर्थ। ठीक, ये उल्टा लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। तो ये था थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर लिखूँ समीकरण थर्ड से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एंगल ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R1 R2 के बराबर दिया है पहले से ही, तो एंगल ई जो हो जाएगा वो 2R होगा, क्योंकि R1 R2 के पहले से ही बराबर दिया है। तो एंगल जो ई होगा वो 2R के बराबर होगा। मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल R जो होगा वो इस तरह होगा, E/2। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा। इसको फॉर्मूला में नहीं बनाएंगे, अभी आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ देखें, अब इसको देखते हैं, इसको डेल्टा को। ठीक, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई इक्वल माइनस ई दिया है। ये समीकरण 4 से मैंने लिया। ठीक, 4 से। ठीक, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करते हैं और ये मान रखते हैं, ये मान यहाँ पर जो दिया है इसको जब मैं रखता हूँ तो ये सॉल्व करने पर कुछ आगे तक ऐसे आता है। अब डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा क्या हो गया है, डेल्टा मिनिमम। तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू आई जो दिया है, आई यहाँ पर ई के बराबर दिया है। तो मैं चाहूँ तो किसी को भी एक के बराबर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आई प्लस आई लिख सकता हूँ माइनस ई। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2i माइनस ई। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा ई को, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ई इक्वल्स टू 2i। तो आई का मान हो जाएगा, एंगल आई का मान डेल्टा मिनिमम प्लस ई अपॉन 2। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर एक और फार्मूला पा गया। ठीक, अब यहाँ पर स्नेल का नियम आपको पता होना चाहिए। स्नेल का नियम मैंने बताया भी था पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में। ठीक, उसमें हमने डिटेल में जाना था कि स्नेल का नियम क्या होता है। ठीक, तो स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक, और इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो ये यहाँ पर हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, फिर से हो जाएगा n1, क्योंकि ये फिर से वायु में जा रहा है। ठीक, तो हमने इसने लिखने के बारे में, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें इसको, तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो
मैंने बताया था कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है उसे पहले लिखते हैं, तो मतलब यहाँ पर N2 हो जाएगा, और जहाँ से आती है उसे बाद में लिखते हैं, मतलब N1 यहाँ पर। इस माध्यम में आ रही है, कांच में आ रही है तो इसको ऊपर लिख दिया, यहाँ से आ रही हैं वायु में से आ रही हैं तो यहाँ पर N1 है, तो ये हो गया N1। ठीक, अब यहाँ पर इसमें हम ये जो समीकरण है इसको हम रख देते हैं। साइन आई, एंगल आई का मान कितना दिया है, ये यहाँ पर एंगल आई रख देंगे। एंगल आर कितना दिया है, एंगल आर इतना दिया है, तो हम इस तरह यहाँ पर रख देंगे। तो इसको रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक, तो यहाँ पर N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में साइन मिनिमम प्लस ई अपॉन 2, ये हुआ है। उसके बाद N2 हो जाएगा, N1 हो जाएगा एंगल आई, मतलब ये हो जाएगा ई अपॉन 2। ठीक, तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं। N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ई अपॉन 2 प्लस ई अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ पर देखें हम, तो जो डेल्टा यहाँ पर जो ये है, इसका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर जो N1 था वह 1 के बराबर होता है। ठीक, 1 के बराबर होता है। तो जब हम इसको 1 के बराबर लिखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब N1 हो जाएगा N2 के बराबर, ये हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू साइन, ठीक, या फिर यहाँ पर लिखना चाहूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, N इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ई अपॉन 2 अपॉन ई बाई 2। ठीक, तो ये हमारा अंतिम फार्मूला निकल कर आया, जो कि बुक में यही दिया था। ठीक, और ये हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि ये किस तरह ये निकला था फार्मूला, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक, इसका डेरिवेशन के बारे में हमने जाना, डिटेल में जाना। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी और अधिक वीडियो मिलते जाएं, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को फॉलो करें, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ने से मैं और अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।